नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम जेंडर स्टडीज BGSI 001 जेंडर संवेदीकरण समाज संस्कृति और परिवर्तन खंड 5 जेंडर कानून एवं समाज इकाई 16 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 16.1 प्रस्तावना। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भारत में महिलाओं के आंदोलन एक का गंभीर मुद्दा रहा है, क्योंकि यह महिलाओं के सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के अधिकार को प्रभावित करता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर यौन उत्पीड़न का ही एक विस्तार है। महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न या हिंसा के अन्य रूपों की तरह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यौन संबंधों के लिए कम तथा महिलाओं पर पुरुषों के शक्ति प्रदर्शन और उसकी अभिव्यक्ति के लिए अधिक होता है, जो महिलाओं की अधीनता और पितृसत्तात्मकता को बनाए रखता है। यौन उत्पीड़न इसलिए नहीं होता कि पुरुष अपनी यौन इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अपितु यह व्यक्ति की उस आवश्यकता के कारण होता है कि वे महिलाओं पर अपनी शक्ति और नियंत्रण रख सकें। इनमें शिक्षण संस्थाओं, कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों जैसी जगहों पर पुरुष वर्चस्व को प्रदर्शित कर सकें। महिलाओं को अपनी हद में रहने तथा उनको एक सबक सिखाने के लिए एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वे कार्यस्थल पर अपने गरिमामय जीवन और समानता के अधिकार को मुखरित न कर सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा 2012 में किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला कि 10 में से 7 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ। उनमें से 90% से अधिक महिलाओं ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई, क्योंकि उन्होंने समझा कि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। 2014 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 526 मामले दर्ज हुए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तो एक छोटा सा आंकड़ा है, क्योंकि अधिकांश मामले तो दर्ज ही नहीं कराए जाते। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भेदभावपूर्ण, दमनकारी, शोषणकारी होता है और वह शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा पहुंचाता है तथा भय, धमकी तथा प्रतिशोध के वातावरण में पीड़ित को रहना पड़ता है। यद्यपि कभी कभी पुरुष भी यौन उत्पीड़न से पीड़ित हो सकते हैं, किंतु भारत जैसे पूरी तरह से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को ही इस प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इसलिए इस इकाई में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की ही चर्चा की गई है। अब इस इकाई के उद्देश्यों को जानते हैं। 16.2 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा और अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रूपों तथा भारत में और अन्य देशों में उसकी व्यापकता की चर्चा कर सकेंगे और इसके समाधान के विभिन्न उपायों, कानून तथा सामाजिक कार्यवाही की चर्चा कर सकेंगे। 16.3 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न परिभाषा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ऐसा अनुचित यौन आग्रह से किया गया व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या प्रभाव के द्वारा, है जो शारीरिक संपर्क तथा इस दिशा में आगे बढ़ना, यौन संबंध की मांग या अनुरोध, यौन भावना से प्रेरित टिप्पणियां, अश्लील फिल्म साहित्य चित्र दिखाना, काम वासना की प्रकृति का अन्य कोई अनुचित शारीरिक मौखिक या अवाच्यिक अनुचित व्यवहार। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा को समझने के लिए 2 प्रमुख बातें हैं। 1. अनुचित का अभिप्राय महिलाओं की दृष्टि से अनुचित मानना डैश यहाँ ध्यान इस पर दिया जाता है कि यह महिला को कैसे प्रभावित करता है, न कि कार्य का आशय क्या था। 2. आचरण यौन प्रकृति का होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी या उच्च अधिकारी किसी कर्मचारी के साथ जेंडर के आधार पर भेदभाव करता है तथा महिला कर्मचारी की पदोन्नति नहीं करता, किंतु उसका आचरण किसी प्रकार से यौन प्रकृति का नहीं है, तब वह यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इस प्रकार यौन प्रकृति का व्यवहार प्रत्यक्ष यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। यौन प्रकृति के आचरण से क्या अभिप्राय है, इसका पता आपको निम्नलिखित उदाहरण से लग जाएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का उदाहरण। मौखिक यौन उत्पीड़न यौन व्यवहार के लिए कहना, मांग करना, कामुक या अश्लील टिप्पणी, मजाक, प्रस्ताव करना, गाने गाना, महिलाओं के अंतरंग मुद्दों पर चर्चा टिप्पणी करना, जैसे उनकी शक्ल, विवाह, गर्भावस्था इत्यादि,
लैंगिक रूप से कुछ निरर्थक या अपमानजनक बात कहना, अवांछित फोन कॉल इत्यादि। अवांछित यौन उत्पीड़न, घूरना, बुरी नजर से देखना, सीटी बजाना, आंख मारना, अश्लील साहित्य अथवा स्पष्ट रूप से अश्लील सामग्री दिखाना, अमर्यादित रूप से शरीर के अंगों को दिखाना, होठ चटकाना, हवा में चुंबन करना, अवांछित एसएमएस ईमेल पत्र के साथ काम प्रस्ताव सामग्री भेजना या आचरण करना जिससे कोई महिला असहज महसूस करे। शारीरिक यौन उत्पीड़न, शारीरिक संपर्क या उस दिशा में आगे बढ़ना, अवांछित स्पर्श, पकड़ना, पिंच करना, किसी महिला के रास्ते को रोकना या उसे किनारे ले जाना, यौन प्रताड़ना, छेड़खानी का प्रयास। निम्नलिखित प्रभाग में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकारों की चर्चा होगी। 16.4 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार। कार्य के बदले सहयोग, रोजगार, वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति के बदले यौन सहयोग एक शर्त के रूप में मानना। इसका आशय है कि किसी महिला को रोजगार या पदोन्नति अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि या ग्रेड में वृद्धि तथा अकादमिक प्रतिष्ठा अथवा सिफारिश तभी मिलेगी यदि वह उत्पीड़न सहन करे। अन्य शब्दों में, महिला कर्मी यौन कार्य के लिए सहमति स्वेच्छा से नहीं देती बल्कि वह दबाव के कारण सहमति देती है, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करती तो वह अपने आधिकारिक लाभ से वंचित रह जाएगी। प्रतिशोध की भावना, यौन तुष्टि से इनकार करने का परिणाम कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना के रूप में देखा जाता है। अकादमिक संस्थाओं में यह विद्यार्थी को कम अंक देने, फेल कर देने के रूप में तथा कार्यस्थल पर वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति, व्यावसायिक अवसर रोकने के रूप में दिखाई देता है। विद्वेषपूर्ण कार्य वातावरण, कार्यस्थल का वातावरण लैंगिक भेदभावपूर्ण होने पर कर्मचारी की कार्य करने की योग्यता भी प्रभावित होती है। यहाँ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं का उत्पीड़न नहीं कर पाता, किंतु वह लैंगिक रूप से असंवेदनशील पोस्टर लगवा सकता है, साहित्य दिखा सकता है या कोई गंदा मजाक जोर से सुना सकता है इत्यादि, जो कि महिलाओं को उस वातावरण में कार्य करने में पूर्णतः असहज बना देता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का उदाहरण 1, वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के लिए होने वाले साक्षात्कार में बी का निकटतम वरिष्ठ अधिकारी उसने ऐसे उसके यौन व्यवहार के इतिहास तथा यौन क्रिया की प्राथमिकताओं के बारे में प्रश्न करना शुरू किया। यह तय था कि ए इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी तथा भी उसकी वेतन वृद्धि या पदोन्नति की संस्तुति नहीं करेगा। उसे प्रश्न पूछने का तरीका अवांछित लगा। बी ने कार्य के बदले यौन सहयोग प्राप्त कर लिया होगा। बी नियोक्ता एक महिला कर्मचारी को कार्यालय में शाम को देर तक काम के सिलसिले में रुकने के लिए कहता है, जबकि कार्यालय के दूसरे सभी कर्मचारी घर जा चुके होते हैं। तब उसे महिला के सामने बैठने का बहाना मिल जाएगा और वह कहेगा कि वे दोनों साथ चलकर फिल्म देखें। एने असहज महसूस किया और इस यौन व्यवहार को अनुचित माना, इसलिए उसने बी के साथ बाहर जाने से इनकार कर दिया। बी ने उसे धमकी दी कि यदि वह उसके साथ फिल्म देखने नहीं जाएगी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बी ने प्रतिशोधपूर्ण यौन उत्पीड़न किया। बी कॉलेज का प्राचार्य है। उसने एक छात्रा ए को अपने कैबिन में बार बार बुलाया और बहाने से उसे पढ़ाई के बात करने को कहा। अपने कैबिन में उसने महिला का अश्लील चित्र रख दिया जो ए के लिए इतना असहज लग रहा है कि वह वहां खड़ा भी नहीं होना चाहती। बी ने ए के लिए एक विद्वेषपूर्ण कार्य का वातावरण बनाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। आगे पढ़ने से पहले निम्नलिखित अभ्यास करें। प्रगति परीक्षण अभ्यास 1, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से क्या अभिप्राय है? 2, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूप क्या हैं? निम्नलिखित अनुभागों में आप जानेंगे कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न क्यों होता है। 16.5 कार्यस्थल पर उत्पीड़न के कारण एवं आकृति। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यदि शताब्दियों से नहीं तो दशकों से तो होता रहा है। यह तब से ज्यादा बढ़ गया और दिखाई देने लगा जब से महिलाएं अपने घरों से बाहर आने लगीं और बड़ी संख्या में नौकरी करने लगीं। इसने सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुषों के आधिपत्य एवं एकाधिकार को चुनौती दी। इसके अलावा महिलाओं को कामुक वस्तु के रूप में अधिक देखा जाने लगा तथा उन्हें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में यौन आक्रमण का शिकार समझा जाने लगा। यौन उत्पीड़न महिलाओं के गरिमामय जीवन के अधिकार की जड़ तथा उन्हें यात्रा करने, काम करने, जीने,
पढ़ने तथा यौन उत्पीड़न से युक्त सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के अधिकार पर चोट पहुंचाता है। यद्यपि महिलाओं तथा लड़कियों पर सार्वजनिक सड़कों, जगहों, सार्वजनिक वाहनों, सार्वजनिक और निजी कार्यालयों के कार्यस्थलों, शिक्षण संस्थाओं में तेजी से बढ़ने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं को प्रायः यह कहकर सामान्य बात बनाने की कोशिश की जाती है कि पुरुष तो पुरुष ही रहेंगे तथा महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। प्रायः सभी विमर्शों चर्चाओं में यह कहा जाता है कि छेड़छाड़ तथा छेड़खानी जैसी बातों से महिलाओं को क्या नुकसान पहुंचता है तथा इसकी हल्की व्याख्या करके बताया जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से इस प्रकार का यौन उत्पीड़न मजा लेने के लिए किया जाता है तथा इससे कोई क्षति नहीं होती। अधिकांश महिलाएं यौन उत्पीड़न को चुपचाप सह लेती हैं क्योंकि जिन महिलाओं ने अपने पुरुषोच्चाधिकारी या सहयोगी से ऐसे कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध खुलेआम आवाज उठाई तो उसके विपरीत परिणाम सामने आए। कर्मचारी प्रायः इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने यौन उत्पीड़न को इतना गंभीर मसला नहीं माना कि उसमें उन्हें हस्तक्षेप करना पड़े। यह बहुत दयनीय स्थिति है कि जब कर्मचारी आरोपी कर्मचारियों का संरक्षण करते हैं और शिकायत करने वाली महिला का किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरण कर देते हैं या उसे सेवा मुक्त कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे गलती उसकी हो। यहाँ कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिनकी वजह से संबंधित महिला यौन उत्पीड़न को चुपचाप सहन कर लेती है। कार्यस्थल पर सत्ता की गत्यात्मकता। कार्यस्थल में विश्वास का अभाव की शिकायत करने पर कार्यवाही की जाएगी। यौन उत्पीड़न से जुड़ा लांछन और प्रबल सामाजिक वर्जना। पीड़ित पर ही आरोप लगाने की सामाजिक प्रवृत्ति, जैसे यह कहना कि उत्पीड़न इसलिए हुआ होगा कि महिला ने भड़कीले कपड़े पहने होंगे, क्योंकि वह गलत जगह पर गलत समय पर भी, या वह अपनी भंगिमा से गलत संकेत कर रही थी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का दबाव कि महिलाओं को तब पदोन्नति या वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी यदि वह आरोपियों के खिलाफ शिकायत करेगी, तथा महिला की नौकरी पर संभावित वित्तीय निर्भरता। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 16.6 यौन उत्पीड़न, मिथक एवं यथार्थ। कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में बहुत से मिथक तथा आम धारणा हैं। ऐसे मिथक यथार्थ से बहुत दूर हैं तथा वे शिकायतकर्ता महिलाओं के न्याय को काम करने के लिए गढ़े जाते हैं। मिथक और यथार्थ विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। गतिविधि अभ्यास कार्य। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मीडिया में चर्चित 2 मामलों का एक सार संक्षेप लिखिए। सूचना के स्रोत का भी उल्लेख कीजिए। 16.7 कानूनी फैसले भंवरी देवी का मामला। भंवरी देवी एक दलित महिला थी जिसने साथिन के रूप में कार्य किया। साथिन राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला विकास परियोजना की एक कर्मचारी थी जो जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती थीं। अपना कार्य करने के लिए उसे गांव-गांव जाना पड़ता था तथा बाल विवाह से लोगों को रोकती थीं। 1992 में जब उसके भटेरी गांव में एक बाल विवाह को रोका। भटेरी गांव अगड़ी जातियों का गांव है जहां लोग बाल विवाह का समर्थन करते हैं, तो गांव वालों ने उसे सबक सिखाना चाहा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब उसके साथ हुए सामूहिक बलात्कार में अभियुक्तों को सजा मुक्त कर दिया गया तब भंवरी देवी का बलात्कार भी महिला आंदोलन के लिए ऐसा मुद्दा बन गया जिसमें उन्होंने नियोक्ताओं से यह सुरक्षा मांगी कि महिलाओं को सुरक्षित ढंग से कार्य करने दिया जाए। विशाखा नामक एक गैर सरकारी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय से इस संदर्भ में दिशा निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दिशा निर्देश। 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के अपनी पसंद से व्यापार, नौकरी या व्यवसाय करने के भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे कार्य करने का सुरक्षित वातावरण से वंचित किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि जीवन के अधिकार का अर्थ है गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। इस प्रकार की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी विधायिका द्वारा एक कानून बनाने से ही हो सकती थी तथा और इसके क्रियान्वयन के लिए एक व्यवस्था बनाने की जरूरत थी। फिर भी तात्कालिक रूप से समस्या के समाधान के लिए जब तक कि विधायिका ऐसा कानून बनाए,
सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश दिया जिसको महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में लागू किया गया। इस दिशा निर्देश में नियोक्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई कि वे यौन उत्पीड़न शिकायत समिति गठित कर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान तथा यौन उत्पीड़न को रोकने और उसका निरोध करने के लिए उचित कार्यवाही करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 354-2013 में यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत उसे एक दंडनीय अपराध माना गया। इसमें सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़कों, रेलगाड़ियों, बसों तथा निजी स्थानों जैसे शैक्षिक संस्थाओं तथा कार्यस्थलों पर यौन अपराध शामिल हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, संरक्षण, निवारण एवं समाधान अधिनियम 2013 विशाखा मामले में फैसले के 16 वर्षों के बाद 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, संरक्षण, निवारण एवं समाधान अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम इस उद्देश्य से पारित किया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना तथा यौन उत्पीड़न तथा उससे संबंधित मामलों की शिकायतों के समाधान के उपाय करना। यह एक सिविल कानून है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण देने तथा उसके निवारण के उपाय करना और शिकायत करने वाली महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना। इसमें शिकायतों के समाधान के लिए जांच समिति गठित करने का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न के संदर्भ में चर्चित भारतीय दंड संहिता के उपर्युक्त प्रावधान में सिविल कानून को जोड़ दिया गया है जिससे महिलाएं तथा लड़कियां आपराधिक अथवा सिविल कानून के तहत या दोनों के अंतर्गत न्याय की गुहार लगा सकती हैं। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान तथा 2013 के अधिनियम दोनों में महिलाओं को पीड़ित तथा पुरुषों को आरोपी माना गया है। 2013 के अधिनियम बनने के बाद विशाखा मामले के दिशा निर्देश अब लागू नहीं हैं। 16.8 सारांश। यौन उत्पीड़न का अभिप्राय पुरुषों की यौन इच्छा पर नियंत्रण नहीं है अपितु यह कुछ पुरुषों की अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने और महिलाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को व्यक्त करता है जो शैक्षिक संस्थाओं, कार्यस्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा करने और पुरुष वर्चस्व को प्रदर्शित करने के रूप में देखा जा सकता है। यौन उत्पीड़न अपनी प्रकृति में अवांछित, मौखिक या शारीरिक होता है। यह कार्य के बदले यौन सहयोग, प्रतिशोध की भावना या विद्वेषपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करना। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहन करने वाली महिला अधिकांश महिलाएं चुपचाप इस शर्म को इसलिए सहन करती हैं क्योंकि कार्यस्थल पर सत्ता की गत्यात्मकता होती है और उन्हें संगठन में यह विश्वास नहीं रहता कि शिकायत के बाद कार्यवाही होगी तथा यौन उत्पीड़न से जुड़ी लांछन और सामाजिक वर्जना भी होती है और पीड़ित को ही दोषी मानने की सामाजिक प्रवृत्ति तथा महिलाओं की नौकरी पर आर्थिक निर्भरता रहती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय में आमतौर पर बहुत से मिथक हैं। ऐसे मिथक यथार्थ से बहुत दूर होते हैं और इससे शिकायत करने वाली महिलाओं के न्याय की मांग को कमजोर कर देते हैं। 2013 में भारत की संसद ने भारतीय दंड संहिता में धारा 354 के प्रावधान को जोड़कर यौन उत्पीड़न को एक अपराध का कृत्य माना। संसद ने एक सिविल कानून भी बनाया कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, संरक्षण, निवारण एवं समाधान अधिनियम 2013 भारतीय दंड संहिता और 2013 के अधिनियम दोनों में ही महिलाओं को पीड़ित तथा पुरुषों को आरोपी माना जाता है। 16.9 शब्दावली। केस स्टडी एक शोध प्रविधि जिसमें शोधार्थी एक विशेष परिस्थिति में एक व्यक्ति या एक समूह के घटनाक्रम का वर्णन किया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।